हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास में हम आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे थे और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म तक हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया था और आज हम मेटामेरिज्म स्टार्ट करते हैं। तो मेटामेरिज्म ऐसे फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं जिनमें टू डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हों। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ईथर। तो ईथर ROR, आईपीसी नेम ऑफ ईथर इज एल्कोक्सी एल्केन, और इसमें लेफ्ट और राइट साइड एल्काइल ग्रुप्स हैं। एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि मेटामर्स क्या हैं। ये डायरेक्ट लैंग्वेज से समझ में नहीं आएंगे, एग्जांपल से ही समझ में आएंगे। तो दिस इज द मिथोक्सी प्रोपेन। ईथर के आईपीसी में स्मॉल एल्काइल ग्रुप को एल्कोक्सी लेते हैं, एंड CH3 CH2O CH2 CH3, दिस इज इथोक्सी, इथेन। और जब दोनों सेम है तो एक को एल्कोक्सी बोल देंगे और एक को एल्केन। अब यहां पर आप देख लो कि इस ईथर में एक तरफ तो प्रोपाइल ग्रुप है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, और यहां दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। और अगर इनके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ले लें तो C4H10O हो रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका भी यही है और इसका भी यही है। तो मिथोक्सी प्रोपेन एंड इथोक्सी इथेन, दीज आर टू डिफरेंट आइसोमर्स। अब इन दोनों में, ये दोनों में, ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों में ईथर है। पर दोनों ईथर्स में क्या है, एक तरफ तो प्रोपाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, और इसमें दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। सॉरी, यहां पर एक तरफ तो प्रोपाइल ग्रुप है, दिस इज द प्रोपाइल ग्रुप एंड दिस इज मिथाइल ग्रुप, और इसमें दोनों तरफ क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो यहां पर इट इज अराइज ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन। ये देखो, डिफरेंट एल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, तो ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं। दीज बोथ आर मेटामर ऑफ ईच अदर। देखो, हम और आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, दिस इज द इथोक्सी प्रोपेन, and CH3 CH2 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 O CH3, मिथोक्सी ब्यूटेन। तो ये तो इथोक्सी प्रोपेन हो गया और ये मिथोक्सी ब्यूटेन हो गया। अब यहां पर देख लें हम, तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो दोनों के सेम है। लेफ्ट साइड प्रोपाइल है, राइट साइड इथाइल है, और यहां पर लेफ्ट साइड ब्यूटाइल है, राइट साइड मिथाइल है। तो हाउ दे रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर मेटामर्स। सिमिलरली, अगर हम सेकेंडरी एमीन्स की बात करें, सेकेंडरी एमीन्स आर NHR. Its IUPAC name is N-alkyl, alkane amine। तो इसका IUPAC नेम होता है N-alkyl alkane amine, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 NH, स्मॉलर वन इज कॉल्ड N-alkyl। तो इस दोनों में से स्मॉलर कौन है, मिथाइल। तो इट्स IUPAC नेम इज N-methyl propanamine, and CH3 CH2 NH CH2 CH3, its IUPAC name is N-ethyl ethanamine. Now these are
मेटामर्स ऑफ सेकेंडरी एमीन। यहां पर भी देख लो आप, लेफ्ट साइड और राइट साइड डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स हैं। इसमें एक तरफ प्रोपाइल है, लेफ्ट हैंड साइड प्रोपाइल है, तो राइट हैंड साइड मिथाइल है। तो इस तरह के जो भी, और यहां पर दोनों तरफ इथाइल है। तो अब आई थिंक ये लैंग्वेज समझ में आ गया होगा। इट अराइज ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर नेसेसरी मतलब कंडीशन जो है वो ये है कि उस ग्रुप में दोनों तरफ क्या होना चाहिए, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होने चाहिए। तो इस तरह का आइसोमेरिज्म, जैसे अल्कोहल हुआ ROH, तो इस तरह के आइसोमेरिज्म ROH, RNH2, RCOOH, RCN, RCHO, यानी ये सारे फंक्शनल ग्रुप ये वाली आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ये आइसोमेरिज्म तो वो फंक्शनल ग्रुप शो करेंगे जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड, स्टार्टिंग और एंड, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो। दोनों तरफ क्या हो? एल्काइल ग्रुप हो। तो इसका मतलब ये किस तरह के फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे? ROR, लेफ्ट साइड राइट साइड एल्काइल ग्रुप। RNHR, लेफ्ट साइड राइट साइड एल्काइल ग्रुप। RCOOR, लेफ्ट साइड राइट साइड एल्काइल ग्रुप। कीटोन RCOR। इस तरह से RC ट्रिपल बॉन्ड C, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, सेकेंडरी अमीन, एस्टर, कीटोन एंड एल्काइंस, these functional group are shows metamerism। अब यहां पर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या इंपॉर्टेंट, इनमें क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं क्लियर कर रहा हूं। जैसे मैं कीटोन्स के मेटामर एक्सप्लेन करूं, तो कीटोन्स में RCOR है, एल्केनोन है, CH3 CH2 CO CH2 CH3, CH3 CO CH2 CH3 CH3। फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा। तो ये भी तो दोनों मेटामर्स हो गए, क्योंकि लेफ्ट साइड और राइट साइड एल्काइल ग्रुप, यहां दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड इथाइल है और यहां मिथाइल है और प्रोपाइल है। इट्स IUPAC नेम इज पेंटेन 3-on। Its IUPAC name is pentane 2-on। तो ये दोनों जो हैं both are position isomers as well as metamers। यानी हम इसके लिए क्या बोलेंगे, ये पोजीशन आइसोमर्स में भी क्लासिफाई होंगे और मेटामर्स में भी क्लासिफाई होंगे। तो तुम आपसे कोई पूछ ले कि जनरली हमसे जब कोई क्वेश्चन पूछता है कि पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on आर, तो हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप ध्यान रखना, अगर ऐसा कोई चॉइस है जिसमें ये लिखा हुआ है कि पेंटेन 2-on एंड पेंटेन 3-on रिलेटेड टू मेटामर्स पोजीशन आइसोमर्स बोथ, तो हम उस केस में लिखेंगे आंसर बोथ। ठीक है। तो कीटोन्स के जो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं, कीटोन्स के जो पोजीशन आइसोमर्स होते हैं वो उनके मेटामर्स भी होते हैं। और सेम फॉर एल्काइन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 CH3। सपोज करो ये एग्जांपल ले लिया मैंने और एक एग्जांपल ये ले लिया। अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखूं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप 3-ine एंड 1 2 3 4 5 6 7 हेप्ट 2-ine।
तो यहां पर जो रहेगा, ये दोनों पोजीशन आइसोमर भी हैं, और अगर अपन देखें तो इस तरफ ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, जिसपे मैंने ये दिस इज आवर फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप, इस तरफ इथाइल है, इस तरफ ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल इथाइल, और इधर इथाइल, दिस इज द मिथाइल एंड ब्यूटाइल, और इधर क्या है, इथाइल है, प्रोपाइल। तो बोथ आर पोजीशन आइसोमर एज वेल एज मेटामर्स, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं, तो डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ लेंगे और एग्जाम्पल, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फिर इस तरह के फंडामेंटल्स कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, बेसिकली रिंग चेन आइसोमेरिज्म इट इज सब पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सब पार्ट है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे ऑथर इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में ही इंक्लूड करते हैं, और कुछ ऑथर्स इसको अलग से नेम देते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, यानी इसमें एक ओपन चेन होता है, एक क्लोज चेन होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन, एल्कीन एंड साइक्लोएल्केन। For example, CH3CH double bond CH2. This is the propene and this is the cyclopropane. ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, तो आप इन दोनों का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये क्या हो जाएगा, C3H6। तो प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन बोथ आर रिलेटेड टू, प्रोपीन एंड साइक्लोप्रोपेन बोथ आर रिलेटेड टू रिंग चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमर है ये, और ये रिंग आइसोमर है। तो इस तरह से अगर कोई दो डिफरेंट आइसोमर्स हैं, उनमें से एक क्लोज चेन है और एक ओपन चेन है, तो क्लोज चेन और ओपन चेन आइसोमर्स को आपस में हम कैसे रिलेटेड लेते हैं, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और ऑलरेडी इसको एक, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्केन। तो एल्केन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बट साइक्लो एल्केन है। तो ये अलग अलग एक तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी, मैंने कहा ना कुछ ऑथर्स इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में भी क्लासिफाई करते हैं। और लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे कि हमसे जो एग्जामिनर है वो किस रेस्पेक्ट में, किस रेफरेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर 4 चॉइस में रिंग चेन आइसोमेरिज्म लिखा हुआ है तो आप उसी पे टिक करना। तो एल्कीन एंड साइक्लो एल्केन। इसी तरह से हम एल्काइन एंड साइक्लो एल्कीन, फॉर एग्जाम्पल CH3C, this is the butyne and this is butene। तो अब आपको है ना, कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ रहा था कि सर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कैसे है, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। दिस इज द C4H6। तो यहां पर क्या हो गया, CH CH CH2 CH2। तो ये इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड एल्कीन, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिंग चेन आइसोमर्स भी हैं, तो साथ में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप ट्रिपल बॉन्ड आइन है, एल्काइन है, और इसमें डबल बॉन्ड इन एल्कीन है। तो इस तरह से ये रिंग चेन आइसोमर एक तरह से फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स भी हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कीटोन और एल्काइंस के जो मेटामर्स होते हैं वो उनके पोजीशन आइसोमर्स भी होते हैं। टोटोमेरिज्म ये एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है जो जनरल 11 की क्लास में तो हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है। टोटोमेरिज्म का मेरा एक सेपरेट क्लास अलग से है,
टोटोमेरिज्म को मैं केवल बेसिक्स एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं या डिटेल में नहीं ले रहा हूं, लेकिन अभी इसको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर ये कैसे हो गया, क्योंकि ये एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट कंसेप्ट है। टोटोमेरिज्म पे मैंने कहा ना पूरा मेरा एक क्लास अलग से बना हुआ है, उसको देखो तो टोटोमेरिज्म डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ तो खाली हम केवल बेसिक आइडिया देख रहे हैं कि टोटोमेरिज्म में एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये किस केस में मिलेगी, कब मिलेगी, क्यों मिलेगी, ये सारी चीजें मैंने पूरे अलग से सेपरेट क्लास में डिस्कस की हुई है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटो एसिटिक एस्टर। इसको हम बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर, AAE, एसिटो एसिटिक एस्टर। और इट हैव कीटो ग्रुप। अब जब ये सॉल्यूशन में होते हैं तो इनमें क्या होता है, यहां से ये जो ब्लू वाला हाइड्रोजन, ब्लू वाला कार्बन है, यहां से एक H इधर शिफ्ट होकर आ जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है अपने आप। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। इट इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। और ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला इधर आ जाता है। तो अब हुआ क्या, यहां वाला H एटम इधर शिफ्ट हुआ, यहां से एक H एटम यहां आ गया, ये आ गया, और ये वाला बन गया। अब ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, फिर ये वाला वापस H इधर आ जाता है और डबल बॉन्ड इधर आके इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये अगर H यहां आ जाएगा तो ये इसमें कन्वर्ट हो, तो एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। और दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड इनोल। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड इनोल फंक्शनल ग्रुप। तो कीटो इनोल, तो यहां पर कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनमें कीटो ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड भी हो सकता है, लेकिन अभी हम ये फेमस ही कीटो इनोल टोटोमेरिज्म से है। तो यहां पर क्या हुआ, एसिटो एसिटिक एस्टर के दो फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। एसिटो एसिटिक एस्टर है इस मॉलिक्यूल का नाम, और एसिटो एसिटिक एस्टर एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म। वन इज कॉल्ड कीटो, ये वाला, अनदर इज फॉर्म इनोल, जो मैंने यहां पर भी ड्रॉ कर रखा है। और ये सॉल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करते हैं, यानी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, ये लगातार एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। ये जो कुछ परसेंटेज, एक एग्जांपल ले लूं, जैसे 92% ये है, ठीक है, और 8% ये है, तो ये हमेशा मेंटेन रहेगा। जरूरी नहीं है कि 92% हो, ये अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग है। कहीं कीटो का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, कहीं डिफरेंट होगा। यानी ये जो परसेंटेज है ये तो मैंने अपनी मर्जी से लिखे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक अजम्पशन ले लिया कि सपोज करो 90 एक सॉल्यूशन है एसिडो एसिडिक एस्टर का, तो उसमें 92% कीटो फॉर्म है तो 8% इनोल फॉर्म है। अब वो ये परसेंटेज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट रहता है, जो इस तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। मैं उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं। अब यहां पर आपको केवल इस वक्त एक ही एग्जांपल लर्न करना है, एसिडो एसिडिक एस्टर। अगर आपको एग्जाम में आएगा तो यही एग्जांपल आएगा और दूसरा आएगा ही नहीं। आईआईटी एडवांस और इनमें डिटेल में है टोटोमेरिज्म, अदरवाइज जेई मेंस नीट में अगर कभी क्वेश्चन आया है तो बस एसिडो एसिडिक एस्टर का ही आएगा, उसी का ही बेस्ड बन के आएगा क्वेश्चन, बाकी नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में नहीं है। 11 एकेडमिक में तो बिल्कुल भी सिलेबस में नहीं है, इसीलिए इसको ज्यादा हम डिटेल में नहीं लेंगे क्योंकि वो हम टॉपिक से ही भटक जाएंगे, टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे। और फिर भी मैंने कहा है ना, मैंने टोटोमेरिज्म का अलग से वीडियो बना रखा है, क्लास है, उसको डिटेल में देखो। वो 1 आवर की क्लास है, उसमें केवल टोटोमेरिज्म डिस्कस है।
तो अब ये देखो, अभी सपोज करो मैंने एक अजम्पशन ले लिया कि सॉल्यूशन में 92% कीटो है, 8% इनॉल है, तो ये रहेंगे। लेकिन अगर इसमें से 1% एसिडो एसिटिक एस्टर का कीटो फॉर्म इनॉल में कन्वर्ट हुआ, तो उसी समय यहां से 1% इधर आ जाएगा। यानी सपोज करो 10 मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हुए, तो उसी समय 10 मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब ही ये होता है कि जितना रिएक्टेंट गायब होता है उतना ही रिएक्टेंट उसी समय बन जाता है, जितना प्रोडक्ट गायब होता है उतना ही उस समय प्रोडक्ट बन जाता है। यानी डिसअपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू फॉर्मेशन रेट ऑफ रिएक्टेंट, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू फॉर्मेशन रेट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये एक तरह से लगातार एक दूसरे में, ये H इधर आ रहा है, ये बन रहा है, ये H इधर आ रहा है, तो ये एक कंटिन्यूअस ऑसिलेशन हो जाता है हाइड्रोजन का। किसके बीच में? इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में एक ऑसिलेशन है, डायनेमिक है, मूवमेंट है। तो इसीलिए टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको, डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं, H ऑसिलेटिंग आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। H ऑसिलेटिंग, H इधर आ गया, इधर आ गया, यानी एक तरह से H ऑसिलेट कर रहा है, इधर उधर जा रहा है। H ऑसिलेटिंग आइसोमेरिज्म, डायनेमिक आइसोमेरिज्म, डेस्मोट्रोपिज्म, अलग अलग नेम है, मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो अब आपको केवल इतना सा याद रखना है कि एसिडो एसिटिक एस्टर में कीटो इनोल टोटोमेरिज्म मिलता है, और ये कीटो फॉर्म इनोल में कन्वर्ट हो रहा है, इनोल कीटो में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कहते हैं। और H ऑसिलेटिंग आइसोमेरिज्म भी कहते हैं इसको। तो समटाइम द टर्म टोटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड अ डेस्मोट्रोपिज्म, जो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है डेस्मो मतलब बॉन्ड, ट्रोपिज्म मतलब टर्न। बॉन्ड टर्न हो रहा है, बॉन्ड जो सी डबल बॉन्ड ओ में डबल बॉन्ड था वो कार्बन कार्बन की तरफ चला गया। सिंस द इंटर कन्वर्जन ऑफ द टू फॉर्म इन्वॉल्व्स अ चेंज ऑफ बॉन्ड, वापस रीड कर रहा हूं मैं, समटाइम द टर्म टोटोमेरिज्म इज आल्सो कॉल्ड डेस्मोट्रोपिज्म सिंस द इंटर कन्वर्जन ऑफ द two forms involves a change of bond or dynamic isomerism, इस वजह से इसको dynamic isomerism भी कहते हैं। As the two form are in dynamic equilibrium with each other. Other uncommon names for the tautomerism are cryptomerism, allotropism, merotropy और H oscillating isomerism। जो इसमें नहीं लिखा हुआ वो भी मैं बता रहा हूं। However, tautomerism is the most widely accepted term. अब हम आ जाते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है? किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन जो हम देखते हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो जब किसी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो सबसे पहले तो ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, और ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने के बाद न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड। तभी तो रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट न्यू प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहां A2B2 रिएक्ट करके A2 प्लस B2 रिएक्ट करके 2AB फॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या हुआ इसमें? हुआ ये कि ये जो ओल्ड ए के बीच का ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद फिर ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए। तो ये जो बॉन्ड किस तरह से किसी रिएक्शन के अंदर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और फिर फॉर्म हो रहे हैं, इसका जो पाथ है, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम बोलते हैं मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म। यानी किसी भी रिएक्शन का पाथ क्या है, वो किस तरह से उसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए, किस तरह से एक से ज्यादा जो रिएक्टेंट स्पीशीज हैं वो आपस में कोलाइड हो रही है, उनके बॉन्ड ब्रेक होके एक इंटरमीडिएट स्टेट आ रही है, फिर वो इंटरमीडिएट स्टेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है। तो ये सारी स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना या ये सारी स्टेप्स को डेमोन्स्ट्रेट करना, रिप्रेजेंट करना ही रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब इसमें सबसे पहला मैंने क्या बोला कि बॉन्ड ब्रेक होता है, फ्यूजन, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हम बोलेंगे बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, बॉन्ड फ्यूजन हो रहा है, तो फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड। और जनरली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल 99% ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है, सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ कोवेलेंट जो बॉन्ड ब्रेक होता है वो रिएक्शन में दो मेथड से होता है, दो मैनर से होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज एंड होमोलाइटिक क्लीवेज।
तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ए गिव्स, ए और बी है, ए और बी है, तो ए प्लस एंड बी माइनस, ए प्लस एंड बी माइनस, तो ये बॉन्ड है। और जब ये बॉन्ड है तो ये जब इधर शिफ्ट हुआ तो ए पर पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव। HCl है, H प्लस एंड Cl माइनस, जिसको हम अभी बिल्कुल सिंपली अभी तक आप इसको आयोनाइजेशन कहते थे हम। दिस फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन। तो बेसिकली यहां पर HCl, H प्लस एंड Cl माइनस, तो यहां पर जो बॉन्ड पेयर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बॉन्ड पेयर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए और बी के बीच में ये जो बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ गए। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। तो ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट आइदर साइड, ठीक है। तो पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर किसी एक एलिमेंट पे शिफ्ट हो जाता है, जैसे HCl में क्लोरीन पे शिफ्ट हो गया, तो क्लोरीन एटम पे 3 लोन पेयर होते हैं, और अब यहां Cl माइनस पे फोर लोन पेयर हो गए, क्योंकि ये जो बॉन्ड पेयर था वो भी शिफ्ट होकर इस पे आ गया और नेगेटिव चार्ज आ गया। तो HCl है H प्लस एंड Cl माइनस। तो ये हेट्रोलिटिक क्लीवेज है, और हेट्रोलिटिक क्लीवेज से आयंस फॉर्म होते हैं। सपोज करो अगर CH3Cl है, तो CH3Cl में जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा, व्हेन हेट्रोलिटिक क्लीवेज accompanied in methyl chloride, तो in this case electronegativity of chlorine is greater than carbon, therefore bond pair between carbon and chlorine shift to chlorine atom। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर इधर आ जाता है। तो दिस इज कॉल्ड मिथाइल कार्बोकेटाइन और सिंपली कार्बोकेटाइन एंड दिस इज द क्लोराइड। आयन इज फॉर्म्ड, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आयन इज फॉर्म्ड। तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से क्या होता है? आयंस का फॉर्मेशन होता है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से किसका फॉर्मेशन होता है? आयंस का फॉर्मेशन होता है। जनरली हेट्रोलाइटिक क्लीवेज जो होता है वो पोलर मीडियम में होता है या फिर स्पेसिफिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। अब वो स्पेसिफिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कैसे होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में, जब हम डिफरेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। तो इसमें कार्बोकेटाइंस, तो किसी भी ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल में अगर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो कार्बोकेटाइंस बनेंगे। और होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है? होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर बॉन्ड पेयर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक होता है तो बॉन्ड में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्ड पेयर में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और इसको इस तरह से हाफ हेडेड एरो, फिश हेडेड एरो भी बोलते हैं, दिस एरो, फिश हेडेड और हाफ हेडेड एरो, इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये इधर गया और ये या ये कर, दिस इज रॉन्ग वे। जब अपन होमोलाइटिक क्लीवेज शो करते हैं तो इस तरह से शो करते हैं, यानी ये जो बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर है तो ड्यूरिंग क्लीवेज बोथ 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन एक के पास और 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला जाता है। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो यहां पर ये क्लोरीन रेडिकल, ये क्लोरीन रेडिकल, और ये, तो अब इस केस में न्यूट्रल स्पीशीज बनती है और इनको हम रेडिकल बोलते हैं बेटा। इट इज कॉल्ड रेडिकल, और बेस्ट नेम फ्री रेडिकल्स। पूरा नाम फ्री रेडिकल है, अपन खाली रेडिकल बोलेंगे तो भी चलेगा। तो यहां पर जब
होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमेट्रिकल बॉन्ड पेयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हेटेरोलिटिक में अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, कैटायन एनायन फॉर्म हो रहे हैं। हेटेरोलिटिकल बॉन्ड डिसोसिएशन accompanied in polar मीडियम, ये नॉन पोलर मीडियम जैसे बेंजीन सॉल्वेंट, CCl4 इस तरह के नॉन पोलर सॉल्वेंट में होता है। जनरली हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहां हम लाइट और हीट करके हम क्या कर लेते हैं, होमोलाइटिक क्लीवेज कर लेते हैं। यानी होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बोलूं, अगर मैं वापस समअप करूं, पॉइंट नंबर 1 सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल क्लीवेज है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों पे आ गया। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बॉन्डेड स्पीशीज, ए कंप्लीट इन नॉन पोलर सॉल्वेंट और इन गैसियस फेस आल्सो। ये किसी गैसियस फेस में अगर कोई मॉलिक्यूल है और उसको आप हीट कर दो, इनिशिएटेड बाय हीट और लाइट, ये 3 पॉइंट याद रखो। और हाँ, 4th पॉइंट, फ्री रेडिकल्स न्यूट्रल स्पीशीज आर फॉर्म। फ्री रेडिकल और न्यूट्रल स्पीशीज आर फॉर्म। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन पोलर सॉल्वेंट और इन गैसियस फेस है, हीट और लाइट इनिशिएट करेगी इसको, बनने वाली स्पीशीज न्यूट्रल स्पीशीज होगी जिसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। ये तो हुआ होमोलाइटिक क्लीवेज। अगर हम हेटेरोलाइटिक की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा ये अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सेकंड हो जाएगा नॉन पोलर की जगह क्या लिखेंगे, ये पोलर मीडियम में होगा और ये जनरली गैसियस फेस में नहीं होता है। इनिशिएटेड बाय स्पेसिफिक कैटलिस्ट, और ये स्पेसिफिक कैटलिस्ट क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक कैटलिस्ट है। और 4th पॉइंट, आयंस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक क्लीवेज के बीच में डिफरेंस बताओ, तो ये 4 डिफरेंस आप इजीली लिख सकते हैं और एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो भी 5th वाला हो जाएगा। जैसे ये होमोलाइटिक क्लीवेज का प्रेजेंटेशन दे दिया। अब अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर सपोज करो CH3Cl के अंदर होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर और इधर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बन, और फ्री रेडिकल में हमेशा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी ये पैरामैग्नेटिक होंगे। ये वाले, तो ये इट इज कॉल्ड कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन पर अगर कोई चार्ज नहीं है, खाली एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। तो जो कार्बन फ्री रेडिकल बनते हैं वो होमोलाइटिक क्लीवेज से बनते हैं। तो ये था होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। अगर हम और आगे बढ़े तो इन हेटेरोलाइटिक क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ फैशन that the share paired of electrons remain with one of the fragments. After heterolytic, one atom have sextet, मतलब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा। जैसे CH3+ तो उसके वैलेंसी शेयर में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एंड sextet electronic structure and a positive charge, and the other a valence octet with the large one लोन पेयर। एंड ये रीड करने की जरूरत नहीं है बेटा, वो सब कुछ चीज है कि ये कह रहा है कि CH3Cl को जब मैं अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो इसके वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा लोन पेयर आ जाएगा और ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इस पे, तो इस लैंग्वेज को आप रीड कर लेना और समझ में आ गया। आप इस लैंग्वेज को अपने आप अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेना बाद में।
In homolytic cleavage, one of the electron of the shared paired electron in a covalent bond goes with each of the bonded atom. Such cleavage result in the formation of neutral species, atom or group which contain an unpaired electrons. These species are called free radicals like carbocation and carbanions. Free radicals are also very reactive. ठीक है, मतलब जैसे कार्बोकेटाइन कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनाइन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल कार्बन पे कोई चार्ज नहीं है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये कह रहा है कि जिस तरह से कार्बोकेटाइन और कार्बेनाइन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसी तरह से फ्री रेडिकल भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हम और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स? बेसिकली ये बेसिक रिएजेंट हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो अटैकिंग स्पीशीज जो होती है उनको हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में क्लासिफाई करते हैं। और ये डिटेल में तो आपको बाद में समझ में आएंगे, अभी केवल मैं होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल केवल आप टर्म अंडरस्टैंड कर लो। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम इसको ऑटोमेटिकली इनकी डिटेल आती रहेगी और आप कंफर्ट हो जाएंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर जब हम कोई रिएजेंट डालते हैं, जैसे KCN डाल दिया, ठीक है, तो K प्लस CN माइनस, तो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया। किसी भी रिएक्शन के अंदर हमने HCl डाल दिया, HBr डाल दिया, तो अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी हम HBr से रिएक्शन करा रहे हैं, HBr से रिएक्शन करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, अब हमने इसका रिएक्शन HBr से करवाया और बन गया CH3 CH2Br, ठीक है, यानी इसके अंदर HBr ऐड हो गया। तो इसमें HBr में क्या है, H प्लस और Br माइनस, तो H प्लस तो है इलेक्ट्रोफाइल और Br माइनस है न्यूक्लियोफाइल। यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रोफाइल है, जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर ब्रोमीन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और बॉन्ड बनाया। H प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड को लेकर उससे बॉन्ड बनाता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को हम E प्लस से लिखते हैं। E प्लस क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ जब बॉन्डिंग करता है तो उसके खुद का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन लेता है। अब समझो बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और ये मार्कर उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये मार्कर जो है ये इसका बॉन्ड है। तो ये बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे रिएक्ट करेगा तो इसके बॉन्ड को लेके इसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा, या इसके बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खुद ले लेगा और बॉन्ड बनाएगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करके अगर कोई स्पीशीज उसके साथ बॉन्ड बना रही है तो वो इलेक्ट्रोफाइल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कोई स्पीशीज यूज करके उसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना रही है तो हम उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे। जैसे ऑडियंस हो, आपको मैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मान लेता हूं, अब मैं आपसे बॉन्ड कर रहा हूं तो मैंने आपका ही इलेक्ट्रॉन लिया और आपसे ही बॉन्ड बना लिया। तो मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर किसके यूज किए, अपने नहीं, मैंने आपके इलेक्ट्रॉन पेयर यूज करके और आपके साथ बॉन्ड बना लिया, तो मैं इलेक्ट्रोफाइल हो गया। मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। दूसरी बात, अब आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो और मैं अटैकिंग स्पीशीज, आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो, मैं अटैकिंग स्पीशीज हूं और मैंने आपके ऊपर अटैक करके और आपसे रिएक्ट किया। अब मैंने जब आपसे रिएक्ट किया तो मैंने क्या किया, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आपको दिया और आपसे बॉन्ड बनाया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आपको देके और आपसे बॉन्ड बनाया, तो मैं न्यूक्लियोफाइल हुआ। तो इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे अटैक करते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ही इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज करके उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए हम उनको E प्लस बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बोलते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करता है जहां इलेक्ट्रॉन रिच साइड होती है। कोई इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो इलेक्ट्रोफाइल कौन से पॉइंट्स पर अटैक करेगा, कौन से प्लेस पे अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो,
जहां से इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, जैसे Cn माइनस, OH माइनस, Br माइनस, NH3 के नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। यानी अगर इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट के हिसाब से चले, इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट के हिसाब से चले तो लुईस बेस जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर, सॉरी नहीं, ओके मैं सही बोल रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज कहते हैं। उनको नेगेटिव साइन से शो करते हैं जनरली, और इलेक्ट्रोफाइल को पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जिस तरह से लुईस एसिड और लुईस बेस। तो अभी केवल आप टर्म्स से इंट्रोड्यूस हो जाओ। अब ये मत देखो कि सर ये कैसे काम आएगा, हमको एग्जांपल दो। बेटा ये सारी चीजें मैं कमिंग क्लासेस में देने वाला हूं। आप अपने आप जब मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा, तो उससे में आप अपने आप बोलोगे हाँ सर ये देखो होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है या हेटेरोलाइटिक हो रहा है, ये स्पीशीज, इस स्पीशीज ने ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया, मतलब दिस स्पीशीज इज इलेक्ट्रोफाइल। आप देखोगे कोई ऐसी स्पीशीज है जो अपना आप देखोगे कि एक स्पीशीज है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना रही है, तो उस समय आप बोलोगे सर हाँ अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो अभी हम केवल टर्म्स से इंट्रोड्यूस हुए, ठीक है। A reagent that bring an electron pair is called a nucleophile. Nucleus seeking and the reaction is then called nucleophile. अगर किसी रिएक्शन में, जैसे मैंने कहा ना, मैंने आपके साथ बॉन्ड बनाया, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके आपके साथ बॉन्ड बनाया, मैं न्यूक्लियोफाइल, और रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। दूसरी बात, अगर मैंने आपका इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आपके साथ बॉन्ड बनाया तो मैं हुआ इलेक्ट्रोफाइल, रिएक्शन हो गई इलेक्ट्रोफिलिक। A reagent that take away an electron pair is called electrophile, electron seeking, and the reaction is called electrophilic. अब ये सब बेसिक चीजें, इनमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इन्हीं पॉइंट्स को आगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।